हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका की नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसके की लास्ट वीडियो में हमने राजकोषीय नीति के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से करों में कमी करने पर और सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर देश में आय में, उत्पादन में और रोजगार में वृद्धि होती है। और हमने कर और सरकारी व्यय गुणक दोनों के बारे में चर्चा की थी, साथ में दोनों की तुलना भी की थी कि ये दोनों किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आय और उत्पादन को। इसके बाद हमने संतुलित बजट गुणक की चर्चा की थी। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एक मुश्त करों की। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आनुपातिक करों के बारे में, कि आनुपातिक कर किस प्रकार से देश में आय को, उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं आनुपातिक कर, जिससे कि आय और उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है कि सरकार एक नियत भिन्न टी के रूप में करों से आय संग्रह करती है ताकि टी बराबर टी वाई हो। तो सबसे पहले आनुपातिक कर क्या होते हैं? आनुपातिक कर जो नियत अनुपात है उसमें लिए जाते हैं, उसे आनुपातिक कर कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि प्रत्यक्ष करों की, तो प्रत्यक्ष करों में यदि हम आयकर की बात करें तो आयकर कैसे लिए जाते हैं कि जैसे जैसे क्या होती है, आय बढ़ती चली जाती है तो अधिक हिस्सा करों के रूप में वसूला जाता है, जिसे हम प्रगतिशील करों की बात भी कहते हैं। और जो निगम कर हैं वो जिनके लाभ के रूप में लिए जाते हैं, लाभ का एक अंश होता है, एक अनुपात के रूप में लिए जाते हैं, वो आनुपातिक कर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये कि सरकार एक नियत भिन्न टी के रूप में करों से आय संग्रह करती है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो टी है वो क्या है, हमारे कर, और उसकी जो आय है उसकी एक राशि का टी, जो कि यहाँ पर दे रखा है टी, उसके रूप में क्या कर रही है, आय संग्रह कर रही है। तो टी बराबर टी वाई, अर्थात आय का एक अंश टी के रूप में ले रही है। हमने यहाँ पर मान लिया। तो आनुपातिक करों के साथ यदि हम उपभोग फलन देखते हैं, उपभोग फलन की चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे कि हमने किस तरीके से सरकारी व्यय में यदि वृद्धि होती है, करों में कमी होती है, तो क्या उपभोग फलन में परिवर्तन होता है। यहाँ हम आनुपातिक करों को शामिल करने के बाद उपभोग फलन में क्या परिवर्तन होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है सी, यहाँ पर सी कांस्टेंट, जिसको कि हमने बताया था कि सी क्या है, यहाँ पर स्वायत्त उपभोग है। और सी यहाँ पर एमपीसी, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। वाई है वो क्या है, आय, और आय के एक भाग क्या होता है, करों के रूप में ले लिया जाता है, आनुपातिक करों के रूप में, जिसे यहाँ पर टी वाई के रूप में दर्शाया गया है, माइनस टी वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टी आर, जो कि अंतरण राशि के रूप में दिखाया गया है। ये फॉर्मूला हमने सेम किस में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन वहाँ ये माइनस टी वाई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आनुपातिक करों की हमने बात नहीं की थी। आ रहा है बच्चों समझ में? वहाँ पर हमने केवल सी माइनस सी टी लिख दिया था ना, समझ में आ गया? इसके बाद यदि हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो सी कांस्टेंट, इसके बाद हमने यहाँ पर सी है कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारा आ गया 1 माइनस टी, क्या आ गया, 1 माइनस टी वाई। वाई यहाँ पर यदि हमने कॉमन लिया है तो 1 माइनस टी आ गया है, और ये सी हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके सी टी आर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ पर हमने सी यहाँ पर रखा है, इसके बाद हमने इनमें से y कॉमन लेके y 1 माइनस टी हो गया है, और प्लस सी टी आर, सी को टी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, उपभोग फलन का, यदि हम आनुपातिक करों की बात करते हैं। याद रहेगा। इसके बाद है कि आनुपातिक करों से आय के प्रत्येक स्तर पर न केवल उपभोग निम्न होता है, बल्कि उपभोग फलन की प्रवणता भी क्या हो जाती है, निम्न। जैसे कि हम करों की बात कर रहे हैं और कर में भी हम आनुपातिक कर की बात कर रहे हैं, तो आनुपातिक करों से क्या होता है, जो उपभोक्ता है उसका उपभोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आय है, प्रयोज्य आय है, उसकी एक राशि क्या ले ली जाती है, करों के रूप में ले ली जाती है। तो यहाँ पर यह है कि आय के प्रत्येक स्तर पर उपभोग क्या हो जाता है, कम। अब उपभोग कम हो जाएगा, उपभोग निम्न हो जाएगा, तो उपभोग फलन, जिसका कि हम वक्र बनाते हैं, जो कि हम सी प्लस आई प्लस जी करके वक्र बनाते हैं, समग्र मांग वक्र है, तो उसकी जो प्रवणता है वो भी क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आय से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति C1 माइनस टी तक गिरती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस टी, जो हमने कर जो वसूला है उससे जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 1 माइनस टी तक गिरती है, सी से 1 माइनस टी तक गिरती है। जो हमने पहले बात की थी केवल किसकी, एक मुश्त करों में, तो वहाँ पर केवल टी तक गिरती है, यहाँ पर 1 माइनस टी तक गिरती है। याद रहेगा? आपको समझ में आ गया? अब हमने जैसे कि यहाँ पर चर्चा की है, जो समग्र मांग है वो क्या हो जाती है, उसकी प्रवणता भी कैसी हो जाती है, सपाट हो जाता है समग्र मांग वक्र, आनुपातिक कर यदि लग जाते हैं तो। जैसे कि हम यहाँ पर एक वक्र बना के देख सकते हैं,
आपको ये वक्र बनाना अच्छे से आना चाहिए। यहाँ AD बराबर पाई, जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं कि समग्र मांग ही क्या होती है, आय के बराबर होती है, उत्पादन के बराबर होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर AD वक्र है वो बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये AD वक्र है वो किस किस को दिखाता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, जो पहले वाला हमारा है वही लिखेंगे हम, C प्लस cy, यहाँ पर ये C कांस्टेंट और उसके बाद I प्लस G, ये पहले हमारा कम प्रवणता वाला वक्र है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखते हैं कि इस पर टैक्स लग जाता है, कौन सा टैक्स, आनुपातिक कर लग जाते हैं, तो इसके बाद इसकी प्रवणता क्या होती है, ये यहाँ पर हम देखते हैं ये, और इसके बाद इसकी प्रवणता और भी कम हो जाती है। ये इस तरीके से बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे AD डैश कर सकते हैं C कांस्टेंट प्लस CY, इसको Y को हम बाद में लिखेंगे, पहले 1 माइनस TY प्लस I प्लस G। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो ये प्रवणता पहले अधिक थी वो और भी क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं जो इसका अंतःखंड होता है, ये अंतःखंड, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं कि आय का जो प्रारंभिक स्तर है, यहाँ पर ये आय है और ये समग्र मांग हम बोल सकते हैं। तो ये आय है का जो स्तर है, उसके प्रारंभिक स्तर पर जो समग्र मांग है, जो पहले क्या होती है, आय से क्या होती है, कम होती है, वो धीरे धीरे क्या होती चल जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये अंतःखंड जो होता है, आंतरिक भाग है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये वक्र है वो और भी अधिक क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये वक्र बनाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है कि नई समस्त मांग अनुसूची AD का अंतःखंड बड़ा हो जाता है, अंतःखंड बड़ा हो जाता है, लेकिन वो कैसा हो जाता है, पहले इसकी प्रवणता अधिक थी और इसकी प्रवणता अब और भी कम हो जाती है और सपाट हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने लिख रखा है AD बराबर कांस्टेंट है C उपभोग, फिर C1 माइनस TY हो गया प्लस CTR, जो कि हमने भी लिखा था। इसके बाद प्लस IG, ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया था जब हम आनुपातिक करों को शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें क्या कर दिया है, जो स्वायत्त है उसको हम एक जगह कर लेते हैं। ये स्वायत्त उपभोग है, इसके अलावा ये क्या है, अंतरण, और ये I और G, इनको हम एक जगह शामिल करके हम इसको A कांस्टेंट के रूप में लिख देते हैं। और बाकी जो हमारा शेष बचता है प्लस C1 माइनस TY, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ A बराबर स्वायत्त व्यय है, क्योंकि हमने इन सबको स्थिर करके केवल हम आनुपातिक करों का प्रभाव दिखना चाहते हैं। हमने ये तो स्वायत्त जो उपभोग है वो तो स्वायत्त ही है, वो तो क्या है, स्थिर ही है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अंतरण आय भी क्या है, स्थिर है, आई है वो भी, निवेश भी स्थिर है, कुछ नहीं हो रहा है, सरकारी व्यय भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सबको हम स्थिर मान लेते हैं, अर्थात ये जो स्वायत्त व्यय है वो स्थिर होता है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं और A के ऊपर कांस्टेंट वाला स्थिर वाला मार्क लगा देते हैं, अर्थात ये सारी चीज़ें स्थिर हैं, तभी हम आनुपातिक करों का प्रभाव देख पाएंगे। तो C1 माइनस TY, ये हम यहाँ पर बचा देते हैं, इसको A हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया है। तो A स्वायत्त व्यय है और C CTR और प्लस IG के हमने इसको बराबर कर दिया है। ठीक है, आगे बच्चों समझ में, मतलब इस फॉर्मूले को हम और छोटा कर रहे हैं केवल आनुपातिक करों का प्रभाव दिखाने के लिए। इसके बाद जब उत्पाद बाजार में आय निर्धारण की Y बराबर AD होती है शर्त, तो इसे इस प्रकार लिखा जाता है। अभी तक हम समग्र मांग के बराबर हम इसको लिख रहे थे AD बराबर, अब इसी को हम क्या कर देते हैं, आय के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि AD बराबर क्या होता है, Y, समग्र मांग आय के बराबर होती है। तो यहाँ Y बराबर A कांस्टेंट है प्लस C1 माइनस TY हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आय के संतुलन स्तर पर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था राजकोषीय नीति पर, इसको हल करने के लिए 1/1 माइनस C 1/1 माइनस T हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये यहाँ पर ये जो A है कांस्टेंट वाला वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने आय के संतुलन स्तर पर इसको दर्शा दिया है। तो ये जो गुणक बनता है ये हमारा आनुपातिक कर गुणक बनता है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो कर है उसमें परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है। यहाँ पर गुणक का लिख भी रखा है कि डेल्टा Y बटा डेल्टा A, जो स्वायत्त व्यय है उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप आय में क्या परिवर्तन होता है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं 1 माइनस C अपॉन 1 माइनस T। ठीक है, 1 माइनस C और ब्रैकेट में है 1 माइनस T। ठीक है बच्चों, इसके बाद है एक मुश्त कर की स्थिति में गुणक के मूल्य में इसकी तुलना करने पर हमें अल्प मूल्य प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने आनुपातिक कर के बारे में अभी बात की है, एक मुश्त कर के बारे में हमने बात की थी कब,
पिछले वीडियो में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक मुश्त कर और आनुपातिक कर दोनों की यदि हम तुलना करते हैं तो किससे हमें ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदा होता है, किससे आय में ज़्यादा वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो एक मुश्त कर है उसकी स्थिति में जो गुणक हमें प्राप्त होता है उसमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है, जबकि जो हमने यहाँ पर आनुपातिक कर गुणक की बात की है तो इससे मूल्य कैसा प्राप्त होता है, अल्प। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ पर लिखा भी है कि एक मुश्त कर की स्थिति में गुणक के मूल्य में तुलना करने पर हमें यहाँ पर अल्प मूल्य प्राप्त होता है। जो एक मुश्त कर है उसमें जो गुणक का मूल्य अधिक होता है और आनुपातिक कर में गुणक का मूल्य कम होता है, याद रहेगा आपको। इसके बाद है एक मुश्त कर की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप जब आय में वृद्धि होती है तो उपयोग में आय में वृद्धि की C गुना वृद्धि होती है। हमने एक मुश्त कर और सरकारी जो व्यय है उसमें वृद्धि का हमने प्रभाव देखा था। तो हमने देखा था कि जब एक मुश्त कर में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, जो एक मुश्त कर की स्थिति है और उसमें जब सरकारी व्यय में क्या होती है, वृद्धि हो रही है, तो आय में वृद्धि क्या होती है, C गुना में वृद्धि होती है। मतलब जितनी MPC होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, उस गुना में वृद्धि होती है। लेकिन आनुपातिक कर में क्या होता है, कर के साथ उपभोग में कम वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ गुणक का मूल्य आनुपातिक करों की स्थिति में क्या होता है, कम। तो क्या होती है, जो वृद्धि है वो क्या होती है, कम होती है। C - CT C1 - T गुणा आय में वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है? वहाँ पर C गुना वृद्धि हुई थी एक मुश्त कर की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर, जबकि आनुपातिक कर की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर C1 - T गुणा में क्या होती है, वृद्धि होती है। या 1 - T भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसीलिए जो एक आनुपातिक करों की स्थिति में जो सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर एक मुश्त करों की तुलना में कम वृद्धि देखने को मिलेगी। हम इसका उदाहरण भी देखेंगे। यहाँ पर पहले देख लेते हैं जी में परिवर्तन के लिए अब गुणक क्या होगा। सरकारी व्यय में वृद्धि कर रहे हैं ना, जब करों की तुलना में हम देख रहे हैं, तो हमारा क्या बना था, डेल्टा वाई। अब हमने क्या किया, उसमें सरकारी व्यय में परिवर्तन कर दिया, अर्थात डेल्टा जी परिवर्तन हो गया सरकारी व्यय में, और C1 - T डेल्टा वाई। और आय में क्या परिवर्तन होता है उसको हमें देखना है। तो डेल्टा वाई 1/1 - C 1 - T डेल्टा जी, ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप आनुपातिक करों की दशा में। तो ये वाला हमें इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे कि यदि सरकारी व्यय में परिवर्तन होता है, सरकारी व्यय में वृद्धि या सरकारी व्यय में कमी होती है, तो आनुपातिक करों की स्थिति में आय में क्या परिवर्तन होगा। आ गया बच्चों समझ में? इस तरीके से लिखेंगे। इसमें यदि हम फॉर्मूले में भी, यदि हम डायग्राम में भी देखें तो हम देखेंगे AD बराबर Y होता है। यहाँ हमारी समग्र मांग AD है, जिसमें हमने C + CY, ठीक है, CY की जगह हम यहाँ पर C, जैसे हम देखते आ रहे थे 1 - T Y + I + G, ठीक है। अब हम यहाँ पर सरकारी व्यय में क्या कर देते हैं, वृद्धि। ये जो कौन सा कर है, आनुपातिक कर है, उसी स्थिति में तो अब हमारी समग्र मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सरकारी व्यय में वृद्धि की है ना, तो C1 - T Y + I + G सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर। तो इस प्रकार से समग्र मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, क्योंकि हमने आनुपातिक करों की दशा में सरकारी व्यय जो है व्यय में क्या की है, वृद्धि की है। और इसका हम मूल्य देखेंगे गुणक की सहायता से, ठीक है बच्चों। आय में क्या होती है, y से y' की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर जो आय पहले y थी वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, y' हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है और गुणक की दशा में C1 - T की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो करों में ह्रास का प्रभाव है, जिससे कि उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर जो हमने क्या किया है, करों में कमी हुई है, आनुपातिक कर जो है उसमें कमी हुई है और सरकारी व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे कि हमने पहले वाले जो वीडियोस में चर्चा की थी, एक मुश्त करों में तो कमी करने पर और सरकारी व्यय में क्या करने पर, वृद्धि करने पर। यहाँ पर हम आनुपातिक करों में कमी और सरकारी व्यय में वृद्धि का प्रभाव देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिससे जो आय है वो y से बढ़कर y1 हो जाती है, ठीक है। AD वक्र में ऊपर की ओर AD तक शिफ्ट हो जाता है, AD' तक शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं AD वक्र जो है वो AD' शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। आय के प्रारंभिक स्तर पर वस्तु की समस्त मांग निर्गत से अधिक होती है, क्योंकि कर में कटौती के कारण उपभोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो आय का जो यदि हम प्रारंभिक स्तर देखते हैं, ये जो आय का क्या है, प्रारंभिक स्तर है, इसमें लिखा हुआ भी है कि वस्तु की समस्त मांग, आय का जो प्रारंभिक स्तर है उसमें वस्तु की मांग जो है वो निर्गत से क्या होती है, अधिक होती है। चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो,
मांग क्या है, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कर में कटौती के कारण क्या हो रही है, उपभोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर उपभोग में अधिक हो रहा है, इसीलिए आय के प्रारंभिक स्तर पर समस्त मांग क्या होती है, अधिक होती है। इसे हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं AD बराबर Y, ये AD और ये Y। ठीक है, हम पहले समग्र मांग वक्र बनाते हैं। AD बराबर, जिसमें आता है C प्लस C1 माइनस T प्लस I प्लस G। ठीक है, ये हमारे आनुपातिक कर है। अब हम मानते हैं कि आनुपातिक करों में कमी होती है, आनुपातिक करों में क्या कर दिया जाता है, ह्रास होता है, तो जिसकी फलस्वरूप क्या होती है, उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि होती है तो समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो समग्र मांग में वृद्धि किस तरह से होगी, हमने जैसे बताया, तो ये AD डॉट कर देते हैं, डैश कर देते हैं क्योंकि बढ़ रहा है, C प्लस C1 माइनस IT डैश, क्योंकि करों में क्या हुई है, कमी हुई है, प्लस Y प्लस I प्लस G सब क्या है, स्थिर है। तो इस तरीके से क्या होता है, समग्र मांग ऊपर की तरफ खिसक जाता है। जहाँ पहले E संतुलन था और I की दर क्या, I कितनी थी, Y, अब वो संतुलन क्या हो जाता है, E1 और I बढ़कर हो जाती है Y1। तो वो क्या होता है, आय बढ़कर Y से Y1 हो जाती है यदि आनुपातिक करों में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। अब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर आनुपातिक कर और में किस तरीके से कमी करने पर और सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर जो आय है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उदाहरण में दे रखा है कि यदि कर की दर क्या है, 0.25 है और आय में प्रत्येक इकाई की वृद्धि के लिए उपभोग में पहले के 0.80 के स्थान पर 0.60। अब यहाँ पर जो आपको कर है उसकी दर दे रखी है 0.25। ठीक है, और जो उपभोग है वो है 0.80। अब हम आनुपातिक कर यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसमें हम यदि देखते हैं तो अब उपभोग की दर कितनी हो जाएगी, क्योंकि आनुपातिक करों से क्या होता है, उपभोग की दर कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, C1 माइनस T। यही हम लिखते हुए आ रहे थे। तो जो C है वो हमारा कितना है, 0.80 या 0.8 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में जो 1 माइनस T, 1 माइनस 0.25, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये हमारे आगे 0.60। मतलब आनुपातिक करों से जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। पहले 0.80 थी, जो आपकी कितनी हो गई है, 0.60 हो गई है। ठीक है, अतः पहले की तुलना में उपभोग में क्या होती है, कम वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि यहाँ पर एक मुश्त कर होते हैं तो एक मुश्त करों की तुलना में तो क्या रहती है, हम ये मानते हैं एक मुश्त कर जो होते हैं उसमें 1/1 माइनस C ये रहती है। यही हमने बताया था कि यही इसका गुणक का सूत्र होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं 1 माइनस जो C हमें दे रखी है 0.8, तो 0.2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5। तो गुणक का मान कितना आता है, 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा कर है, ये आनुपातिक कर है। तो हम सरकारी व्यय गुणक यहाँ पर बना के देखते हैं, कौन सी दशा में, आनुपातिक करों की दशा में। ये एक मुश्त कर की दशा में था। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/1 माइनस C, 1 माइनस T। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ उपभोग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 1 माइनस 0.6, हमने ये अभी मान निकाल लिया था, C1 माइनस T, तो कितना आया 0.6। तो ऐसे में 1/0.4, तो गुणक का मूल्य कितना आता है, 0.5। तो हम क्या देख रहे हैं कि आनुपातिक करों की दशा में जो गुणक का मूल्य कितना आता है, 2.5। और यदि कर एकमुश्त होते हैं, क्योंकि उसमें ये परिवर्तन 1 माइनस T का नहीं होता, केवल क्या रहता है, वो हमने भी पढ़ा था कि जो उपभोग में जो परिवर्तन है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात C के बराबर ही होता है। तो क्या गुणक का मान कितना आता है, 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आनुपातिक करों की दशा में सरकारी व्यय जो गुणक जो आया है हमारा, उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम होता है, जबकि एक मुश्त करों में गुणक का मूल्य अधिक होता है। यही हमने यहाँ पर बात की थी। तो जो एक मुश्त करों से प्राप्त राशि की तुलना में क्या आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है। अब यदि हम सरकारी व्यय में 100 की वृद्धि कर दे तो निर्गत में सरकारी व्यय में वृद्धि की गुणक कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 2.5 आया गुणक का मान, तो 2.5 को हम 100 की वृद्धि करके देखते हैं तो 250 की यहाँ पर वृद्धि होगी। और यदि यहाँ पर कर कैसा होता, एकमुश्त, तो कितने की वृद्धि होती, 500 की वृद्धि होती, क्योंकि गुणक का मान कितना आया था, 5 आया था। आ रहा है बच्चों समझ में, ये डिफरेंस है दोनों करों में। यह एकमुश्त करों की दशा में निर्गत की वृद्धि से क्या है, कम है। जो एकमुश्त करों की दशा में निर्गत में वृद्धि हुई थी उसकी दशा में देखें तो ये क्या है, कम है।
आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है आता है आनुपातिक आयकर एक स्वतः स्थिरक अर्थात आघात अवशोषक की प्रकृति के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि आनुपातिक कर क्या है, वो उपभोग को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, उपभोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि इसका मान क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये स्थिरक के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद में जो उच्चावन के प्रति प्रयोज्य आय और उपभोक्ता का व्यय कम संवेदनशील होता है, क्योंकि यदि सकल घरेलू उत्पाद में यदि जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, प्रयोज्य आय में परिवर्तन हो रहा है, वो कम हो पाता है आनुपातिक करों की दशा में। इसीलिए आनुपातिक कर किसके रूप में काम करता है, एक स्थिरक के रूप में काम करता है, जो कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। आ रहा है बच्चों समझ में। जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है तो प्रयोज्य आय भी क्या होती है, बढ़ती है। जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो इसके फलस्वरूप जो प्रयोज्य आय है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। किंतु सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कम, क्योंकि इसका एक अंश करों के रूप में निकल जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में यदि वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा, लोगों की प्रयोज्य आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रयोज्य आय बढ़ जाएगी तो लोगों का उपभोग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रयोज्य आय का यदि अधिक अंश करों के रूप में दे दिया जाएगा तो उपभोग उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा है कि प्रयोज्य आय भी बढ़ती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कम बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है, आनुपातिक करों के रूप में उनकी राशि ले ली जाती है। आनुपातिक कर का मतलब क्या आता है कि जो आय है उसके अनुपात में कर ले लिया जाता है, ठीक है। इससे उपभोक्ता व्यय में उपरिमुख उच्चावचन को सीमित करने में क्या मिलेगी, मदद। तो जैसे उपभोग में बहुत अधिक उच्च नीच होती, उतार चढ़ाव होता सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के दौरान, तो इससे क्या होती है, वो उसको सीमितता मिल जाती। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक उपभोग नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहाँ कर के रूप में राशि ले ली जाती, आनुपातिक कर के रूप में, क्योंकि आनुपातिक कर एक स्थिरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों। अब यदि मंदी आती तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या आ जाती, गिरावट आ जाती। तो यदि कर यदि आनुपातिक नहीं होता तो सकल घरेलू उत्पाद में यदि गिरावट आती तो लोगों का उपभोग स्तर बहुत कम हो जाता। आ रहे बच्चों समझ में। इससे मंदी की स्थिति और भी वर्स्ट हो जाती, स्थिरता नहीं आ पाती। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है तो चूंकि कर कैसा है, आनुपातिक कर है, तो इसमें क्या होता है, तो प्रयोज्य आय इतनी तेजी से नहीं गिरती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो प्रयोज्य आय उतनी अधिक नहीं बढ़ती। यदि सकल घरेलू उत्पाद गिरता है तो प्रयोज्य आय भी उतनी अधिक नहीं गिरती है, लोगों का जीवन स्तर भी उतना नहीं गिर पाता है, लोगों का उपभोग स्तर भी उतना नहीं गिर पाता है। इसीलिए हम आनुपातिक करों को क्या कहते हैं, स्थिरक के रूप में कार्य करता है। तो प्रयोज्य आय कम तेजी से गिरती है और उपभोग में उतनी गिरावट नहीं आती जितनी कर दायित्व नियत होने की स्थिति में आनी चाहिए थी। इससे समस्त मांग में कमी आती है और अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण की स्थिति में आ जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में कि प्रयोज्य आय में कमी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, उपभोग में कमी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। इसके फलस्वरूप समग्र मांग में कमी तो होती है लेकिन अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से जो आनुपातिक जो कर है वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, जो कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि आनुपातिक करों की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, आनुपातिक कर किस दिशा में कैसे वसूले जाएंगे। निवेश की मांग में अनिश्चित शिफ्ट के प्रभावों को संतुलित करने में राजकोषीय नीतिगत उपकरणों में क्या होती है, भिन्नता। अब यदि हम निवेश की बात करें, जो कि हमने बताया था कि एक तो उपभोग, एक निवेश और एक सरकारी व्यय, ये तीनों क्या होते हैं, समग्र मांग के अवयव होते हैं। तो जो निवेश की यदि हम बात करें, हमने उपभोग की बात कर ली, तो निवेश में परिवर्तन है वो भी क्या करेगा, समग्र मांग में परिवर्तन करेगा और इससे भी समग्र मांग वक्र ऊपर और नीचे खिसकेगा ना। तो निवेश में यदि वृद्धि होती है या फिर निवेश में वृद्धि होगी तो समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। यदि निवेश में कमी होगी तो समग्र मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो निवेश में जितनी कमी हो रही है उतनी यदि हम सरकारी व्यय में वृद्धि कर दे तो क्या हो जाएगी, संतुलन जो है वो वापस कायम हो जाएगा उसी आय स्तर पर। यदि निवेश में I0 से I1 तक क्या होती है, गिरावट आती है, निवेश कम हो जाता है तो समग्र मांग कम हो जानी चाहिए। लेकिन सरकारी व्यय में G0 से G1 की क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है, ताकि स्वायत्त जो खर्च है C प्लस I0 प्लस G0 किसके बराबर हो जाएगा, C प्लस I1 प्लस G1 के, और जो संतुलन है वो आय एक समान रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो निवेश है वो जो उसका प्रभाव है उसको कौन कम कर देता है, जो कर की राशि है, आनुपातिक कर है, उससे क्या होता है, संतुलन स्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो C प्लस I0 प्लस G0 और C प्लस I1 प्लस G1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जितने निवेश में क्या हो रही है, कमी, उतनी सरकारी व्यय में वृद्धि, तो दोनों संतुलन आय स्तर पर आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। राजकोषीय प्रणाली के अंतर्निहित स्वतः स्थिरक अभिलक्षणों से अलग करने के लिए इसे स्वयं निर्णयगत राजकोषीय नीति कहा जाता है। मतलब इसके अंदर राजकोषीय नीति में कुछ उपकरण होते हैं जिसकी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से चर्चा की थी, कर और सरकारी व्यय, उससे यदि हम अलग करें तो इसमें कुछ स्वयं निर्णयगत स्थिरक भी होते हैं जो कि स्वतः कार्य करते हैं और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में क्या आती है, स्थिरता आती है, जो कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की एक सुविचारित क्या है, कार्रवाई है। मतलब कुछ ऐसे यंत्र हैं अर्थव्यवस्था में जो अपने आप कार्य करते हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में अपने आप ही क्या आती है, स्थिरता। इसमें सरकार को कोई स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि हम कहें केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक को नहीं पड़ती। अर्थव्यवस्था में इसी तरह की दशाएं चलती रहती हैं कि अपने आप कार्य करते हैं, अपना आप स्थिरता आ जाती है। ठीक है, ये एक सुविचारित कार्रवाई है जो कि सरकार और केंद्रीय बैंक उनके द्वारा नहीं की जाती, बल्कि अर्थव्यवस्था में अपने आप ही कायम हो जाती है। ठीक है, आनुपातिक करों से अर्थव्यवस्था को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी संचलन के विरुद्ध स्थिरीकरण की स्थिति में लाने में मदद मिलती है। जो हम बात कर रहे हैं, जो सुविचारित कार्रवाई है या फिर जो स्वतः निर्णय, जो अपने आप परिवर्तन होते हैं, उनमें जो नाम आता है वो आता है आनुपातिक कर। तो आनुपातिक कर क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक जो उतार या चढ़ाव आते हैं तो उसको स्वतः कंट्रोल करने में, स्वतः नियंत्रण करने में मदद करते हैं, इसीलिए स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है आनुपातिक कर, स्वतः निर्णय वाली जो अर्थव्यवस्था होती है राजकोषीय नीति के तहत, उसमें। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो कि सरकार के द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं, लेकिन आनुपातिक कर सरकार ने इस तरीके की एक दशा कर रखी है जिससे अपने आप अर्थव्यवस्था स्थिरता में की दशा में आ जाती है। ठीक है, ये कैसे आती है हम आप बात कर चुके हैं। कल्याण अंतरण से भी क्या होती है, आय के स्थिरीकरण में मदद मिलती है। जो दूसरा जो उपकरण है स्वतः निर्णय का, वो है कल्याण अंतरण। उससे भी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास होता है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता स्वतः आ जाती है। क्योंकि कल्याण अंतरण क्या होता है, लोगों के कल्याण के लिए दिया जाता है। लोगों का उपभोग स्तर ज़्यादा नीचे नहीं पहुँचे इसलिए दिया जाता है, और यदि लोगों का उपभोग स्तर अधिक होता है तो लोगों से अधिक रूप में क्या ले ली जाती है, आय। किसके रूप में, कि वे कल्याण अंतरण देंगे उसके लिए। तो उससे भी क्या होता है, लोगों की जो आय है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता और स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि तेजी के दौरान जब रोजगार अधिक होता है तो उपभोग व्यय के ऊंचे स्तर पर स्थिरीकरण दबाव बनाने वाले अंतरण अदायगी के लिए वित्त प्रबंधन हेतु संग्रहित कर प्राप्तियों में क्या करती हैं, वृद्धि करते हैं। कि उन पर जो कहते हैं ना, अधिक यदि लाभकांश अधिक है तो क्या होता है, अधिक कर वसूल कर लिया जाता है। तो अंतरण अदायगी के रूप के लिए उनसे अधिक वित्त प्रबंध ले ली जाती है, सरकार की प्राप्तियां बहुत अधिक हो जाती हैं यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की दशा पाई जाती है तो। ठीक है, जिससे लोगों की समग्र मांग में कमी आती है और जिसके फलस्वरूप वापस क्या होता है, आय का स्तर वही हो जाता है, अर्थव्यवस्था स्थिरता की दशा में आ जाती है। ठीक है, और यदि उसका उल्टा होता है चरम मंदी के दौरान, तो इन कल्याणगत अदायगियों से उपभोग धारित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो लोगों को जो कल्याण रूपी जो राशि अंतरण अदायगी दी जाती है, लोग बिना उत्पादन के छात्रवृत्ति, पेंशन इसके रूप में, तो इससे लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती, वो नहीं हो पाती, लोग अपने जीवन स्तर पर बने रहते हैं और लोगों का कल्याण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो जो अंतरण अदायगी है वो भी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करती है और ये क्या होती है, स्वतः अर्थव्यवस्था में कार्य करती रहती है। ठीक है, निजी क्षेत्र में भी आभ्यंतरिक स्थिरक होते हैं। जैसे हमने अभी सरकारी क्षेत्र की बात की है कि सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार से जो अंतरण अदायगी है और आनुपातिक कर है वो कार्य करते हैं, अपने आप स्थिरता बनी रहती है। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र में भी क्या होते हैं, आभ्यंतरिक, मतलब उनके अंदर ही स्थिरता लाने के प्रयास होते हैं, स्थिरक होते हैं। जो एक स्थिरक क्या होता है, यदि हम बात करें निगम की, तो निगम क्या होता है, एक लाभांश की दर पर पहुँच जाता है तो वो उस लाभांश को बनाए रखने का कार्य करता है, वो बना के रखेगा उस लाभांश को, चाहे वो किसी प्रकार से बना के रहे। इसी प्रकार जो परिवार जो आय प्राप्त करते हैं वो भी अपने आय को स्तर को उसी पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं और यही क्या होते हैं, एक स्थिरक होते हैं। परिवार अपने जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यही है कि अल्पकाल में आय में परिवर्तन होता है तो निगम अपने लाभांश को कायम रखते हैं और परिवार भी अपने पूर्व जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या कार्य कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में स्थिरक का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तरह से एफर्ट लगा रहे हैं उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये सभी किसी निर्णयकर्ता के द्वारा किसी भी कार्रवाई करने की आवश्यकता के बगैर आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर किसी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही, कोई निजी क्षेत्र निर्णय नहीं ले रहा, ये अपने आप अर्थव्यवस्था में आघात अवशोषक, मतलब अर्थव्यवस्था पे कोई आघात हुआ है, कुछ अर्थव्यवस्था पे चोट लगी है तो उसके रिकवरी के लिए काम करते हैं स्वतः रूप से। यहाँ पर सरकार और केंद्रीय बैंक किसी को भी यहाँ पर
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। अब स्वतः निर्णय के दौरान अपने आप अर्थव्यवस्था क्या होती है, स्थिरता की दशा में आ जाती है। यहाँ हम निजी क्षेत्र की बात कर रहे थे, ये स्वतः कार्य करते हैं, किंतु आभ्यंतरिक स्थिरक से अर्थव्यवस्था में उच्चावचन को एक अंश मात्र की ही कमी होती है। यदि हम बात करें कि आभ्यंतरिक जो स्थिरक होते हैं, जो अपने आप कार्य करते हैं, उससे अर्थव्यवस्था में एक ही मतलब अर्थव्यवस्था के कुछ ही अंश में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को रिकवर या अर्थव्यवस्था को स्थिरता नहीं ला सकते। इसीलिए जो सरकार है उसके द्वारा राजकोषीय नीति की जो सुविचारित जो पहल है वो भी करनी आवश्यक है। ठीक है, शेष जो है उसके लिए सुविचारित नीतिगत पहल किया जाना चाहिए। यदि हम कहें कि अर्थव्यवस्था में जो ये काम करने वाले उपकरण है ये अपने आप ही क्या कर लेंगे, सारी अर्थव्यवस्था को सेटलमेंट या स्थिर कर देंगे, स्थिरता आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति के उपकरण हैं उनको और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति के उपकरण है उनकी भी पहल हुई होती है, तभी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। ये केवल एक अंश मात्र ही क्या करते हैं, योगदान करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद जब हम बात कर रहे थे अंतरण की, अब हम अंतरण को भी देख लेते हैं कि ट्रांसफर पर जो पेमेंट है, अंतरण अदायगी है, वो क्या होता है। हम कितनी बार पहले भी बोल चुके हैं कि जो सेकेंड लेसन है उसमें बताया गया था आपको कि अंतरण अदायगी जो कि बिना किसी उत्पादन के दिया जाता है, सरकार के द्वारा ये कल्याण के लिए व्यय किया जाता है। जैसे कि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ये सब आते हैं अंतरण अदायगी में। अंतरण अदायगी भी क्या करती है, जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को बढ़ाती है। क्यों? अंतरण अदायगी से क्या होता है, लोगों का कल्याण स्तर बढ़ता है, लोगों को की जो आय है वो प्रयोज्य आय है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे वो अधिक उपभोग कर पाते हैं। अधिक उपभोग कर पाते हैं तो समग्र भाग में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे देश में आय और उत्पादन के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब अंतरण अदायगी कैसे आय में परिवर्तन करती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वस्तुओं और सेवाओं पर जो सरकारी व्यय में वृद्धि के स्थान पर सरकार अंतरण अदायगी कुल राजस्व में भी क्या करती है, वृद्धि करती है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार सरकारी व्यय में वृद्धि ना करके अंतरण अदायगी में भी वृद्धि कर समग्र मांग में वृद्धि करके और आय के स्तर को बढ़ा सकती है। सरकारी व्यय में वृद्धि करती है, जैसे हमने पढ़ा जी से डेल्टा जी, इसका हमने गुणक भी पढ़ा था 1/1 - c। अब हम यहाँ पर जो अंतरण अदायगी गुणक है वो पढ़ेंगे कि उसके फलस्वरूप किस प्रकार से आय में परिवर्तन होता है। स्वायत्त व्यय ए जो हमने पढ़ा था, ए कांस्टेंट, जिसके अंदर हमने जो बाकी सभी चीज़ों को स्थिर कर दिया था, निवेश को स्थिर कर दिया था, अंतरण अदायगी को स्थिर कर दिया था, सरकारी व्यय को स्थिर कर दिया था, तो उसी में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। डेल्टा टी आर है जो ट्रांसफरेबल पेमेंट है, उसमें यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, अतः निर्गत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जो यदि अंतरण अदायगी में वृद्धि होती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन ये जो वृद्धि है वो सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा से क्या होती है, कम होती है। अब जो सरकारी व्यय में जो वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप आय में परिवर्तन होता है वो अंतरण अदायगी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी व्यय में जो खरीद होती है में जो वृद्धि की जाती है उसके फलस्वरूप क्या होता है, लोगों की प्रयोज्य आय में डायरेक्ट रूप से वृद्धि नहीं होती है, लेकिन लोगों के जो कल्याण में वृद्धि होती है। लेकिन जो अंतरण अदायगी है वो लोगों को मिलती है, तो वो क्या करते हैं, उस अंतरण अदायगी की बचत कर लेते हैं। तो इतना परिवर्तन नहीं हो पाता जितना सरकारी व्यय में वृद्धि के दौरान हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि अंतरण अदायगी में किसी भी प्रकार की वृद्धि के एक अंश की क्या कर ली जाती है, बचत कर ली जाती है। इसीलिए जो सरकारी व्यय जो गुणक है उसका मान तो क्या होता है, अधिक, जबकि जो अंतरण अदायगी के दौरान जो आय में परिवर्तन होता है उसके गुणक का मान होता है कम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अंतरण में जो परिवर्तन है उसके लिए संतुलन आय में परिवर्तन क्या होगा, निम्नवत। अब हम जैसे हमने सरकारी व्यय गुणक निकाला था, एकमुश्त कर गुणक निकाला था, आनुपातिक कर गुणक निकाला था, वैसे ही हम अंतरण अदायगी गुणक निकालेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं डेल्टा वाई, तो इसका मान होता है C 1/1 - c डेल्टा टी आर। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी आर, अर्थात अदायगी में परिवर्तन से आय में क्या परिवर्तन होगा, तो C 1 - c। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि जो सरकारी व्यय गुणक था उसमें क्या था, 1/1 - c। यहाँ पर ऊपर भी c आ गया, क्योंकि हमने देखा था कि जो कर गुणक है उसमें -c आया था कि कर गुणक क्या होता है, ऋणात्मक, जबकि अंतरण अदायगी क्या होती है, धनात्मक, इसलिए ये धनात्मक c है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है, ठीक है, और कर यहाँ पर बता रखा है एक मुश्त। ठीक है, जब सरकारी खरीद में 20 की वृद्धि होती है तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा। अब सरकारी खरीद में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि डेल्टा वाई 1/1 - c, जो कि हमारा सरकारी गुणक दिया था 1/1 - c डेल्टा जी। ठीक है,
तीनों गुणक यहाँ पर देखेंगे हम 1 माइनस 0.75 और डेल्टा जी, तो क्या आता है 4 गुणा 20 80, क्योंकि हम एक मुश्त कर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक मुश्त कर की दशा में सरकारी व्यय गुणक है, जबकि यदि हम आनुपातिक करों की दशा में देखेंगे तो सरकारी व्यय गुणक अलग होता है। 1 याद है ना आपको, सी 1 माइनस टी, 1 माइनस सी 1 माइनस टी वो होता है, यहाँ पर केवल 1 माइनस सी होता है। तो क्या होता है 4 गुना वृद्धि होगी सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप 80 के बराबर यहाँ पर आय में परिवर्तन होगा। अब हम यदि करों में वृद्धि देख लेते हैं, एक मुश्त कर है तो करों में परिवर्तन क्या होता है, में 30 की वृद्धि होती है, तो संतुलन आय में क्या होगा 90 के बराबर ह्रास होगा। कैसे, यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी सी 1 माइनस सी, कर गुणक एक ऋणात्मक गुणक है इसलिए ऋणात्मक आता है, क्योंकि करों में यदि वृद्धि होती है तो आय में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर करों में जो वृद्धि है वो 30 की हुई है, तो हमने बताया है 30 के हिसाब से, और यहाँ पर इसका गुणक निकालते हैं तो 0.75 जो कि भोग प्रवृत्ति है, 1 माइनस 0.75 डेल्टा टी, तो 3 माइनस 3 आ जाता है इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देते तो 90, अर्थात 30 रुपये की करों में यदि क्या की जाती है वृद्धि तो 90 रुपये का आय में क्या होता है, ह्रास होता है। जबकि हमने देखा था 80 के बराबर सरकारी व्यय में वृद्धि जो हमने की है कितनी 20, तो 80 के बराबर क्या होती है वृद्धि। अब हम अंतरण आय में भी क्या करते हैं, जैसे इसमें 20 की वृद्धि की है, अंतरण आय में 20 की वृद्धि करते हैं और फिर देखते हैं उसका आय में क्या परिवर्तन होता है। तो अंतरण में 20 रुपये की वृद्धि से अंतरण आय का फॉर्मूला सी 1 माइनस सी, इसमें माइनस सी आएगा कर में और इसमें केवल सी आएगा अंतरण आय गुणक जो है, तो 0.75 1 माइनस 0.75 डेल्टा टी आर 3 इंटू 20 60 की वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो सरकारी व्यय में वृद्धि है 20 की तो उसके फलस्वरूप आय में कितनी वृद्धि हुई 80 की, ये हमने देखा ना 80 के बराबर। जबकि हमने अंतरण अदायगी में भी 20 की वृद्धि की तो आय में कितनी वृद्धि हुई 60। तो जैसा हमने बताया ना कि अंतरण अदायगी के दौरान क्या कर ली जाती है, बचत भी कर ली जाती है, इसीलिए इसमें वृद्धि क्या होती है 60, जो कि क्या है सरकारी जो व्यय में वृद्धि है उसके तुलना में क्या है कम है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है इस प्रकार आय में वृद्धि सरकारी खरीद में वृद्धि की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने आनुपातिक करों के बारे में डिटेल में चर्चा की कि आनुपातिक कर किस प्रकार से आय में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और ये क्या करते हैं, स्वतः स्थिरक का कार्य भी करते हैं। इसके बाद हमने अंतरण अदायगी की बात की कि अंतरण अदायगी भी किस तरीके से अर्थव्यवस्था में स्थिरक का कार्य करती है, और फिर इनके फॉर्मूले भी हमने जाने और आपस में तुलना भी की कि एक मुश्त कर और आनुपातिक कर की में गुणक का मूल्य क्या आता है और किसका मूल्य कम होता है और किसका मूल्य अधिक होता है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसन, और इसमें आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। सारे जो डायग्राम्स जो बनाए जाते हैं बोर्ड पे, जो एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं वो भी आप अपनी कॉपी में कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। यदि आपको फॉर्मूलेज जो हर गुणक के अच्छी तरह से समझाए गए हैं यदि वो आपको अच्छे से याद है तो आप जो प्रॉब्लम है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऋण के बारे में कि सरकार ऋण क्यों लेती है और ऋण जो है वो किस प्रकार से सरकार को चुकाने होते हैं, सरकार किस प्रकार से अगली पीढ़ी तक को ऋणों का हस्तांतरण करती है, और घाटे की जो वित्त व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों जब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।